गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका भाटी केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो लेसन अपना चल रहा है रीविजन सॉल्यूशन, उसी को आज आगे कंटिन्यूस करते हैं। गैसों की द्रव में विलयता। कल हमने एक टॉपिक लिया था ठोसों की द्रव में विलयता, तो उसमें एक मैंने थोड़ा सा करेक्शन है कि ग्लोबल रमण बताया था, उसका सूत्र Na2SO4.10H2 बोला। सब कुछ समझाया, सब कुछ सही। सोडियम सल्फेट, उसमें यह भी बताया था कि 10 अणु क्रिस्टल जल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में लिखते वक्त गलती हो गई थी कि ग्लोबल रमण में Na2SO4.10H2SO4 लिख दिया था, जो ध्यान में नहीं रहा, जबकि होता ये Na2SO4.10H2। तो उसको करेक्शन करें। आज हम लेंगे गैसों की द्रव में विलयता, यानी कि गैस का द्रव में बना विलयन। इस विलयन में गैस जो है विलय की तरह, सॉलिड की तरह व्यवहार करती है, तथा जो द्रव है वो विलायक की तरह व्यवहार करेगा। तो गैसों के द्रव में बने विलयन में गैस विलय तथा द्रव जो है वो विलायक की तरह कार्य करेगा। गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक, गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक से व्यक्त करते हैं। अब हेडिंग डालना है अवशोषण गुणांक। पहले तो क्या है कि गैसों की द्रव में विलयता को अवशोषण गुणांक से व्यक्त करते हैं। अब बात आई कि अवशोषण गुणांक होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे बुनसेन। बुनसेन के अनुसार जल या विलायक के इकाई आयतन में, जल या विलायक के इकाई आयतन में एनटीपी पर घुली हुई गैस का प्राप्त आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। फिर से सुने कि एनटीपी पर जल या विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का प्राप्त आयतन उस गैस का अवशोषण गुणांक कहलाता है। जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी विलयता उतनी ही अधिक होगी। अब अगला अपन टॉपिक लेते हैं गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। तो टॉपिक हुआ गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें पहला लेंगे गैस की प्रकृति। इंपॉर्टेंट है गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति के अंदर 3 अलग अलग टॉपिक लेंगे। पहला है स्मॉल ए। वे गैसें जो सरलता से द्रवित हो जाती है। वे गैसें जो सरलता से यानी आसानी से द्रवित हो जाती है, यानी कि जिनका द्रवीकरण आसानी से हो जाता है, संघनन आसानी से हो जाता है, जैसे SO2, NH3, CO2 आदि। ये वे गैसें हैं जो आसानी से द्रवित हो जाती है। ऐसी गैसों की द्रव में विलयता अधिक होती है।
तो क्या हुआ कि वे गैसें जो आसानी से द्रवित हो जाती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड आदि की द्रव में विलेयता अधिक होती है, जबकि कुछ स्थायी गैसें जैसे H2, O2, N2 आदि, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि ये स्थायी गैसें कहलाती है और इनकी जल में विलेयता बहुत ही कम होती है। इसके पीछे कारण है जिसको हम क्रांतिक ताप से समझा सकते हैं। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर रिप्रेजेंटेड बाय TC। तो 11वीं के अंदर हमने पढ़ा था क्रांतिक ताप क्या होती है परिभाषा, तो वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सके, चाहे दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए। वह न्यूनतम ताप जिससे अधिक ताप पर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सके, चाहे दाब कितना ही बढ़ा दिया जाए, उस गैस का क्रांतिक ताप कहलाता है। तो अपन देखते हैं कि जैसे फ्रीजर में से एकदम चिल्ड ठंडे पानी की बोतल ला करके टेबल के ऊपर कुछ देर के लिए रख देते हैं, तो अपन देखेंगे कि उस बोतल के चारों ओर खूब सी बहुत सारी द्रव की छोटी छोटी बूंदें जमी हुई रहती। तो ये जल की बूंदें कहाँ से आई? बोतल के अंदर से नहीं आई। जो वायुमंडल में नमी थी या ऐसी गैसें जिनका क्रांतिक ताप अधिक होता है, वो उस ठंडी बोतल के संपर्क में आकर के उनका संघनन हुआ और द्रव में बदल गई। तो इसका मतलब जिन गैसों का द्रवीकरण आसानी से हो जाता है वो जल में मिलने पर आसानी से घुल जाए, लेकिन कुछ गैसें जिनका क्रांतिक ताप -50 डिग्री, -70 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस, इतना कम ताप होता है, तो इतना कम ताप बल्ब से भी पॉसिबल नहीं होता है। तो इन गैसों का आसानी से संघनन या द्रवीकरण नहीं होता है, तो इन गैसों की द्रव में विलेयता भी कम होती है। तो ये कह सकते हैं कि गैस का द्रवित होना या नहीं होना क्रांतिक ताप पर निर्भर करता है, और जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती है उनकी द्रव में विलेयता अधिक होती है। तो पहला टॉपिक हुआ स्मॉल ए, द्रव सरलता से द्रवित होने वाली गैस है। स्मॉल बी दूसरा टॉपिक है गैस की प्रकृति के अंदर ही, कि वे गैसें जो जल से अभिक्रिया कर, वे गैसें जो जल या विलायक से अभिक्रिया कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती है। वे गैसें जो जल या विलायक से अभिक्रिया कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखती है, मतलब उनसे अभिक्रिया कर लेती है, तो उन गैसों की द्रव में विलेयता अधिक होती है, जैसे NH3, CO2, SO2 एक्सेट्रा। देखिए जैसे अमोनिया जैसे जल के संपर्क में आती है, इससे अभिक्रिया कर NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड नामक यौगिक बना लेती है। तो CO2 प्लस H2O अभिक्रिया कर H2CO3, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कार्बोनिक एसिड और रासायनिक नाम हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। कॉमन नेम कार्बोनिक एसिड और रासायनिक नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक ऐसे ही SO2 जब जल के संपर्क में आती है तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बना देती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 अगर जल के संपर्क में आएगा तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। तो ये गैसें जल से अभिक्रिया कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती है, इसलिए इन गैसों की जल में विलेयता अधिक होती है। तीसरा स्मॉल सी, कि वे गैसें जो जल में घुल करके आयनीकृत हो जाती है, उसका आयनों में वियोजन हो जाता है, उन गैसों की भी जल में अधिक विलेयता होती है। उदाहरण HCl, H2S एक्सेट्रा। जैसे
HCl जल में डिसॉल्व होकर के H प्लस प्लस Cl माइनस, H2S जल में घुल करके H प्लस प्लस HS माइनस या दो H प्लस और S2 माइनस आयन बनाती है। इसलिए इन गैसों की जल में विलेयता उच्च होती है, अधिक होती है। तो ये पहला हुआ गैस की प्रकृति। दूसरा लेते हैं विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति गैसों की द्रव में विलेयता विलायक की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। जैसे आयनिक प्रकृति की गैस, उदाहरण HCl, ध्रुवीय विलायक जैसे जल में अधिक घुलनशील होती है, जबकि अध्रुवीय प्रकृति की गैसें जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये अध्रुवीय प्रकृति के होने के कारण आयनिक यौगिक या आयनिक विलायक, ध्रुवीय विलायक जल में अल्प विलय, जबकि कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। तो इसका मतलब विलायक की प्रकृति भी गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करती है। आयनिक प्रकृति की गैस जैसे HCl ध्रुवीय विलायक जल में अधिक घुलनशील होती है बजाय कि कार्बनिक विलायकों के, और अध्रुवीय प्रकृति की जो गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायक की अपेक्षा कार्बनिक विलायकों में अधिक घुलनशील होती है। तीसरा लेते हैं अपन, उसमें एक नोट याद रखना है, तीसरा लेते हैं अपन ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है कि गैसों की द्रव में विलेयता ताप पर भी निर्भर करती है, और सामान्यतः ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो कि पानी को अगर अपन गर्म होने के लिए रखते हैं तो पानी उबलता नहीं है, उससे पहले ही बहुत सारी गैसें भाप बन करके उड़ती हुई दिखाई देती है। इसका मतलब जो जल के अंदर घुली हुई गैसें हैं वो बाहर निकल रही है, अर्थात विलेयता घटती है। तो अपन इसमें क्या लिखेंगे कि ताप का प्रभाव के अंदर कि गैसों की द्रव में विलेयता ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात ताप बढ़ने पर गैसों की द्रव में विलेयता घटती है। कारण क्यों घटती है? क्योंकि ताप बढ़ने पर द्रव में घुली हुई गैस के अणुओं की, ताप बढ़ने पर द्रव में घुली हुई गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है। क्या बढ़ती है? स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैसें द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकलने की प्रवृत्ति दर्शाती है। इसलिए गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ने पर घटती है। अपवाद है इसमें कि H2, हीलियम आदि गैसें जब जल में घुलती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया दर्शाती है। हाइड्रोजन, हीलियम आदि जब जल में घुलती है तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया दर्शाती है। इसलिए इन गैसों की द्रव में विलेयता या जल में विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो जैसे एक यहाँ पर आपको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से किस गैस की विलेयता ताप बढ़ने पर बढ़ती है? तो हाइड्रोजन या हीलियम अगर रहेगा तो उनकी विलेयता हमेशा बढ़ती है, बाकी लगभग सभी गैसों की जल में विलेयता ताप बढ़ने के साथ घटती है। चौथा और इम्पॉर्टेंट, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। उसमें पहला था ताप का प्रभाव। उसमें क्या था कि दाब स्थिर रखना था, तो स्थिर दाब पर गैसों की द्रव में विलेयता ताप बढ़ने के साथ घटती है। यहाँ अब है दाब का प्रभाव। इसमें अपन क्या करेंगे कि तापमान स्थिर रखेंगे, दाब को बढ़ाएंगे या घटाएंगे। तो दाब के प्रभाव को, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को हेनरी नियम से
समझाया जाता है। गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव को किस नियम से? हेनरी नियम से स्पष्ट किया जाता है। हेनरी ने गैसों की द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा और दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया। हेनरी ने स्थिर ताप पर गैसों की द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा और दाब के मध्य एक मात्रात्मक संबंध स्थापित किया, जिसे हेनरी नियम कहते हैं। तो एग्जाम में अधिकतम बार यही पूछा जाता है कि हेनरी नियम क्या है या हेनरी नियम को समझाइए। तो हेडिंग डालेंगे अपन हेनरी नियम। इंपॉर्टेंट है ये कि इस नियम के अनुसार लिखना है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव ऑब्लिक विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा स्मॉल m उस गैस के साम्य दाब के समानुपाती होती है। क्या है हेनरी नियम? इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर द्रव या विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा उस गैस के साम्य दाब के समानुपाती होती है। अर्थात द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। दाब बढ़ने पर गैसों के द्रव में विलेयता बढ़ती है। अर्थात m समानुपाती p या m बराबर KHP। m द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, KH हेनरी नियतांक, KH बराबर हेनरी नियतांक और P बराबर गैस का साम्य दाब। उपरोक्त समीकरण एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx समीकरण का पालन करता है। सीधी रेखा के y इक्वल टू mx समीकरण का पालन करता है। इसलिए यदि हम द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा m और साम्य दाब p के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो उसके मूल बिंदु से गुजरती है और इस रेखा का जो ढाल है, स्लोप ढाल, वो हो जाएगा KH हेनरी नियतांक। ये tan थीटा से प्राप्त कर लोगे आधार बटा कर्ण, तो सॉरी लंब बटा आधार, और उससे अपन tan थीटा बराबर हो जाएगा KH हेनरी नियतांक। तो इस रेखा का जो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, अगर हम स्थिर दाब पर गैस की मात्रा और साम्य दाब के मध्य स्थिर ताप पर गैस की मात्रा m और दाब p के मध्य ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो उसके मूल बिंदु से गुजरती है और इस रेखा का ढाल जो है हेनरी नियतांक k के बराबर प्राप्त होगा। अब अगर किसी विलायक के बहुत सारी गैसें एक साथ संपर्क में आती है तो इन गैसों की द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा को मूल भिन्न से प्रदर्शित किया जाता है और इस के अनुसार हेनरी नियम के अनुसार P समानुपाती होता है X या P बराबर K डैश X, जहां P बराबर गैस का आंशिक दाब, X उसकी मोल भिन्न और K डैश जो है ये स्थिरांक है, जहां K बराबर होगा K डैश। ये जो हेनरी नियतांक है उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रम होता है। ये हुआ गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कार्य। अब आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है
कि हेनरी नियम की सीमाएं, हेनरी नियम की सीमाएं। देखिए एक इंपॉर्टेंट आपको सीमा याद रखनी है, बाकी दो अगर आपको प्रभावित करने वाले कारक याद रखें तो वो आसानी से याद हो जाएंगे। पहला कि विवियन तनु होना चाहिए, विवियन तनु होना चाहिए। तनु का मतलब द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, अर्थात विवियन सांद्र नहीं होना चाहिए, तनु होना चाहिए, मतलब घुली हुई गैस की मात्रा कम होनी चाहिए। अब तनु रहा तो अपने आप ही हो गया कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। देखिए अभी अभी अपन ने पढ़ा था कि ताप बढ़ने पर द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा घटती है, क्योंकि ताप बढ़ने पर द्रव में घुली हुई गैस के अणुओं की स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे गैस के अणु द्रव के पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकलने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। इसलिए अगर ताप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ताप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी अभी मैंने कहा था कि एकदम ठंडे चिल्ड पानी की बोतल निकालोगे तो बहुत सारी द्रव की बूंदें जम जाएगी, और बहुत सारी जमेगी तो उसका मतलब विलेयता बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी तो विवियन तनु नहीं रह करके क्या हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। अपने को कैसा चाहिए, विवियन तनु विवियन चाहिए, इसलिए ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, मतलब तापमान में बहुत ज्यादा कमी नहीं होनी चाहिए। तीसरा, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। अभी अभी अपन ने हेनरी नियम के अनुसार पढ़ा था कि M समानुपाती P, अर्थात जैसे जैसे दाब बढ़ाओगे द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा बढ़ेगी, तो दाब बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो विवियन सांद्र हो जाएगा, घुली हुई गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, विवियन सांद्र हो जाएगा, और जबकि अपने को क्या चाहिए, विवियन तनु होना चाहिए। तो तीन एकदम आसानी से हो जाए कि विवियन तनु होना चाहिए। तो दूसरा हो जाएगा ताप बहुत अधिक कम नहीं होना चाहिए और दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। चौथा, घुलित गैस विलायक से न तो अभिक्रिया कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती हो। घुलित गैस विलायक से न तो अभिक्रिया कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती हो, और न ही इसका विलयन में आयनन अथवा संगुणन होना चाहिए। देखिए चौथा इंपॉर्टेंट है कि घुलित गैस विलायक से न तो, मतलब जिस द्रव के अंदर अपन बोल रहे हैं उससे न तो अभिक्रिया कर कोई यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती हो, और न ही इसका विलयन में आयनन या संगुणन होना चाहिए। चौथा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि अमोनिया, HCl, CO2, SO2 आदि गैसों पर हेनरी नियम लागू नहीं होता है, क्यों? तो देखिए जैसे अमोनिया, CO2, SO2 आदि अभिक्रिया कर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति दर्शाती है। जैसे NH3 जल से अभिक्रिया कर, अभी मैंने अभिक्रिया बताई थी कि NH3 जल से अभिक्रिया कर NH4OH बना देती है। ऐसे ही CO2 जल से अभिक्रिया कर H2CO3, SO2 जल से अभिक्रिया कर H2CO3 बना लेती है। ऐसे जल में HCl गैस आयनीकृत होकर के H+ और Cl- आयन बना लेती है। ऐसे ही एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर संगुणित होकर के द्वितीयक फॉर्म में बना लेता है। तो ऐसे गैसें जो जल से अभिक्रिया कर या तो यौगिक बना देती है,
जो गैसें जल में आयनीकृत हो जाती है, मतलब उसकी आणविक सूत्र परिवर्तित हो जाता है। जो जिस अवस्था में गैस गई उसी अवस्था में रहनी चाहिए, इस तरह से यौगिक नहीं बनना चाहिए, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उन्हीं पर ये नियम लागू होता है। तो ये हेनरी नियम और उसकी सीमाएं कंप्लीट, और गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक भी कंप्लीट है। सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक और भी है इसकी हेनरी नियम की उपयोगिता के अंदर एक तो है कि जो ठंडे पेय पदार्थ की कोल्ड ड्रिंक्स है जितनी भी, चाहे वो थम्स अप, लिम्का, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा वाटर आदि, तो इनके अंदर जो CO2 गैस बही जाती है वो उच्च दाब पर CO2 गैस को भर करके सील बंद कर उन्हें ठंडा कर दिया जाता है। तो दाब बढ़ाने पर गैसों की CO2 गैस की द्रव में विलेयता बढ़ती है, इसलिए जैसे ही अपन ढक्कन खोलते हैं तो उसमें से पहले जो आवाज़ आती है और जो गैस बाहर निकलती है वो CO2। इसका मतलब उन्हें सोडा वाटर या ठंडे जो कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल्स होती है उनके अंदर पहले उच्च दाब और कम ताप पर CO2 गैस को भरा जाता है। तो ये हेनरी नियम का उपयोग करते हुए उसमें भरा जाता है। ऐसे ही जो बहुत अधिक ऊंचाई पर, पहाड़ों पर या पर्वतारोही जो पहाड़ों पर जाते हैं, तो पहाड़ों पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण वहां पर रहने वाले व्यक्तियों के अंदर जो ऑक्सीजन अपन श्वसन क्रिया में अंदर रहते हैं, तो उसकी जब मात्रा कम रहेगी तो द्रव जो ऑक्सीजन है वो रक्त में कम घुलेगी, तो इसलिए शरीर के लिए जो आवश्यक ऑक्सीजन गैस है वो विभिन्न अंगों तक कम मात्रा में पहुंचती है। इसलिए पहाड़ों पर भूस्थल की अपेक्षा, जमीन की अपेक्षा पहाड़ों पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण ऐसे व्यक्तियों में के शरीर में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, तो इनके में सोचने की क्षमता कम हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, और इससे जो बीमारी होती है इसको कहते हैं एनोक्सिया। कंपटीशन में पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में तो नहीं है, कि पहाड़ों पर रहने वाले रोगी किस बीमारी का सामना करते हैं या उनमें कौन सी बीमारी पाई जाती है। तो भू सतह की अपेक्षा पहाड़ों पर ऑक्सीजन की सांद्रता कम रहने के कारण वहाँ के लोगों के रक्त में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, जिससे वे लोग